हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ खान और खुला मंच के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की मुलाकात हम करवा रहे हैं आपसे एक ऐसे महारथी से जिन्हें पॉलिटिक्स में और पत्रकारिता में बहुत महारत हासिल है। दोस्तों, इन्हें दुनिया द्विजेंद्र तिवारी के नाम से जाती है। तो द्विजेंद्र जी, आपका खुला मंच के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद है संजय बेड़िया गिरगांवकर, जो आज की पॉलिटिक्स जो है वो जिस तरह से चल रही है, उतार चढ़ाव, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र की राजनीति पे बात करने का मौका भी है ना। इसलिए मौका है कि दुनिया में जहां कहीं भी सरकारें बनती हैं या जिनका बहुमत हो जाता है, हाँ, उसमें सरकार बनना एक बहुत आसान प्रक्रिया हो जाती है। मतलब यूं आपने बहुमत प्राप्त किया और फटाफट जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह वो अपॉइंट हो गए, मंत्री भी अपॉइंट हो गए और कामकाज शुरू हो जाता है। लेकिन शर्म की बात है कि चुनाव परिणाम 23 नवंबर को मतलब घोषित हुए और आज लगभग 1 महीना होने वाला है, 3 दिन में, 3 दिन के बाद, और अभी तक वो विभाग नहीं बांट पाए हैं। तो इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है। और आप देखिए, पहले तो ये इसी बात का झगड़ा चलता रहा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। देवेंद्र फडणवीस जी आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुझे उन पर कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे दया आ रही है। क्यों दया आ रही है? कि मुख्यमंत्री होते हुए भी वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे। बिल्कुल। कि दिल्ली ने कहा, उन्होंने तो घोषणा कर दी थी 2.5 साल पहले, जब शिंदे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई मैं तो सरकार की बाहर से रह के मदद करूंगा। आप कांग्रेस की सरकार में जाइए, पिछले, जहां तक मुझे याद आता है, विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर सीएम बन सकता है। सीएम सिर्फ एक अपने आप में एक पद है, उसको कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में न रखे और लोगों को दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाह वगैरह ये सोच रहे हैं कि इसे हम विदाउट पोर्टफोलियो सीएम बना के रखें? ये बिल्कुल इस बात की संभावना हो सकती है। उसका कारण ये है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर के जो अमित शाह जी हैं या उनकी जो मंडली है, लॉबी है, उनको थोड़ा डर भी है। ये मुझे ऐसा लगता है। देखिए, ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, हम बाहर रह के थोड़ा गैसेस कर सकते हैं। बट जो मुझे लगता है कि फडणवीस का कद पार्टी के अंदर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा। तो वो एक डर है जो बीच में जब मुख्यमंत्री पद का फैसला नहीं हो पा रहा था, 23 नवंबर को चुनाव परिणाम के कई दिन बाद फडणवीस चुने गए, 5 तारीख को चुने गए, 5 दिसंबर को चुने गए। डेट आप लोग याद रखें, 5 दिसंबर, 13 दिन के बाद। हाँ, 13 दिन के बाद। क्योंकि शायद ये जो खबर थी कि शायद उनको मुख्यमंत्री न बनाया जाए। कंफ्यूजन था। हाँ, ये कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि अमित शाह जी नहीं चाहते कि देवेंद्र फडणवीस या किसी भी स्टेट का कोई नेता, चाहे वसुंधरा राजे हो राजस्थान में, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो मध्य प्रदेश में, उनको घर बिठा दो। सेम स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में भी थी कि देवेंद्र फडणवीस को घर बिठा दो और किसी एक दूसरे को, कोई भी, मतलब जो विधायक चुने गए हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाओ। वरना 13 दिन क्यों लगते? मेरा ये सवाल है। 13 दिन फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे क्योंकि अमित शाह जी और उनके आसपास के लोग हैं उनको नहीं चाहते थे। कुछ साल पहले जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो 3 केंद्रीय बिंदु हुआ करते थे। 3 में से जो 2 वोट होते थे वो निर्णय होता था। एक था अटल जी का, एक था आडवाणी जी का और एक था आरएसएस का। अब महाराष्ट्र के विषय में 3 केंद्रीय बिंदु बने। मोदी जी बड़े न्यूट्रल थे, हालांकि देवेंद्र ब्लू आइज बॉय है उनका, पर न्यूट्रल थे। शिंदे जी ने 13 दिन तक, शाह जी ने उनका 13 दिन तक विरोध किया। संघ ने उनका नाम बड़ी जोर से पकड़ कर रखा और कहा कि नहीं, हमको यही सीएम चाहिए, हमको
चीफ मिनिस्टर यही चाहिए। और संघ के जीत के ऊपर मोदी जी ने इस विषय को वाद न हो, ये विषय न बढ़े, तो उन्होंने संघ का साथ दिया, तो 2 वोट देवेंद्र के पक्ष में हुए। हाँ। अब इसमें आगे की भी कुल मिलाकर एक राजनीतिक थी कि उन्हें मालूम है कि मोदी जी के 75 साल भी 3-4 साल में पूरे हो जाएंगे या 2029 में प्रधानमंत्री चेंज करना है। आरएसएस जो भी काम करती है 5, 10, 15 साल के आगे का सोचकर काम करती है। शाह के उम्र में या तो शिवराज जी या फिर देवेंद्र फडणवीस, उनके पीछे की एज में, और या योगी जी, ऐसे 3 ही नाम आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो संघ को भी ये लग रहा है कि योगी जी और शिवराज जी बड़े आउटडेटेड हैं, और आज के कल्चर से एक इंटरनेशनल लेवल पर देवेंद्र की छवि अभी से बनाई जाए और उन्हें क्यों न प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। तो निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं मुझे भी वही लग रहा है जी कि जैसे मैंने इससे पहले कहा कि देवेंद्र फडणवीस को इतने दिन क्यों रोका गया, 13 दिन तक उनका नाम ही नहीं हुआ। कि अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं होते सीएम तो कौन होता? अगर मेरिट पर किसी को बनाना चाहिए तो देवेंद्र के पहले भी एक नाम आता है, वो है गडकरी जी का। गडकरी जी। और अगर देवेंद्र के एज के कंपेयर के अंदर कोई एक सीएम महाराष्ट्र बीजेपी से बनना चाहिए, तो वो थे विनोद तावड़े, ऐसा मेरा मानना है। पर पॉलिटिकली गेम जो विरार वसई के अंदर हुआ, उसमें कहीं ना कहीं विनोद जी के साथ में एक अत्याचार, एक गंदी राजनीति करने का षड्यंत्र रचा गया। मैं ये भी बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आरएसएस की आज ही से प्रधानमंत्री मटेरियल ढूंढने की खोज खत्म हो चुकी है। सिर्फ प्रधानमंत्री का प्रोजेक्शन देवेंद्र को करना है, इसके लिए यहाँ सीएम बनाया गया। मेरी क्लियर बात है ये बताने की। आपको लगता है कि 5 साल देवेंद्र फडणवीस ये सरकार चला पाएगी जो आज के हालात देख रहे हैं? मैं इसमें कहना चाहता हूँ, सरकार 5 साल चलेगी, पर 5 साल राजनीतिक नाटक बहुत होंगे। मतलब ये तय बात है, कभी फूफा जी नाराज होंगे, कभी काकी जी नाराज होंगी, कभी शिंदे जी नाराज होंगे, कभी जीजा जी नाराज, कभी ऐसे बहुत से नाराजगी इसमें देखी जाएगी। पर आपको मैं ये बता दूं कि शिंदे कितने भी नाराज हो और अजीत पवार कितने भी नाराज हो, देवेंद्र भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर नाटकीय अंदाज बहुत होंगे। हो सकता है कि शिंदे की शिवसेना टूटे, हो सकता है आने वाला कॉर्पोरेशन शिंदे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होकर चुनाव लड़े। ये अस्मिता का सवाल है, वो अब नहीं तो कब नहीं। मराठा अस्मिता, नहीं, मराठी अस्मिता का सवाल है ये। अगर वो अब नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन उनके लिए बहुत कठिन होंगे। शिवसेना तो यूबीटी कांग्रेस के साथ जा सकती है, तो बीजेपी और यूपी तो वो तो भाई बंधु है। उनकी रगों में आप ये बात ध्यान रखिए, उन दोनों का डीएनए एक है। डीएनए एक है। और मैं ये कहूंगा कि दोनों के अंदर वायरस भी एक ही है। मैं तिवारी जी आपकी इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि सत्ता का सुख होता है तो 4 पार्टियां एक हो सकती है, जब सत्ता नहीं है तो कलह बहुत होती है। जैसे कि हमने ये चुनाव में देखा कि सीट बांटने के ऊपर कांग्रेस में हम बड़े भाई हैं, हम सीएम बनेंगे, मतलब किसी में एका नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि केक वॉक है, हम तो बस अभी जीतने ही वाले हैं। और जो लोकसभा का जो दृश्य था उसके बाद में उनको लगा, और जिस हिसाब से आपस में इनकी फूट पड़ी, बड़े भाई छोटे भाई मझले भाई का जो कंपटीशन चली, और जो सीट बंटवारा गलत हुआ, और सीटों की जो संख्या जिनको लेनी थी उन्होंने ज्यादा ले ली, किसको कम दे दी, अपने आप को बड़ा बताने में। इसका जो नुकसान हुआ, और ऐसा करेंगे ये मुझे लगता नहीं है। पर जैसे तिवारी कहते हैं कि ये राजनीतिक है, खाली कांग्रेस बीजेपी साथ में नहीं आ सकती, बाकी सब पार्टियां तो एक दूसरे के साथ आ ही सकती हैं। अच्छा, अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, आप भी जानते हैं कि शरद पवार साहब की हालत बड़ी नाजुक चल रही है, कभी तबियत ऊंच नीच होती रहती। ऐसे में अजीत पवार अपने चाचा पर, जो उनके गुरु भी है,
उन पर रहम खाकर कहीं ऐसा हो सकता है कि वो पाला पलट दे? देखिए, मेरी जो राय है कि अजित पवार जी बहुत कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन है। और वो क्यों कैलकुलेटेड है? क्योंकि उन्होंने शरद पवार साहब, उनके जो चाचा जी हैं, उनसे वो सीख के आए। तो कैसे पलटी मारना उन्हें पता है। बेसिक आइडिया क्या है? पलटी मार के आए ही है ना, आए ही है, और पहले भी गए थे, पहले भी गए थे। वो कई बार नहीं, वो तो बोलते मजबूरी थी, वो जो ईडी का मसला था। वो सारे हैं, देखिए सारी मजबूरियां हैं, और उन्हीं मजबूरियों की वजह से तो पलटी राम बनते हैं ना लोग। लेकिन अजित पवार को आप ये मान के चलिए कि अजित पवार को राज्य में मुख्यमंत्री पद तो नहीं मिलने वाला, लेकिन वो हमेशा उप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। इसलिए जहां भी मौका मिलता है वो अपना पलटी मार लेते हैं। मैं तिवारी जी से ये जानना चाहता हूँ कि जो आज की परिस्थिति के अंदर आपने भी उस पार्टी में काम किया है और आपके माध्यम से मैंने भी उस पार्टी में काम किया है, आम आदमी पार्टी का क्या अस्तित्व मुंबई में है? मुझे लगता है कि सार्वजनिक मंच पर उस पर टिप्पणी न करें तो ज्यादा अच्छा है। उसका कारण मैं बता दूं कि अगर आप कहीं किसी के साथ जुड़ते हैं और आपकी नहीं बनी मान, और फिर आप बाहर निकल के सार्वजनिक मंच में उसकी बुराई करें तो उससे लोग थोड़ा सा। अगर आप मेरी राय पूछे, अगर ये सवाल अगर आपने मुझे पूछा होता तो मैं कहता कि जो भी अध्यक्षा थी प्रीति जी, वह पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रही थी, वह एक एनजीओ चला रही थी। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल मुद्दों का कोई भी भान उन्हें नहीं था। और उनके नीचे एक दो लोग हैं, वो ओवर एम्बिशियस थे। अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेकर मैं उनको बड़ा नहीं करना चाहता। एक दो लोग थे वो बड़े ओवर एम्बिशियस थे, और इसके कारण आम आदमी पार्टी के लोग टूटते गए। और उसका एक कारण मैं भी उस पार्टी से गया कि बड़े एम्बिशियस लोग थे, ना कोई सीएम से कभी कोई बातचीत, ना कोई मंत्री के पास जाना, ना गवर्नर को कोई मेमोरेंडम देना, ऐसा कोई पॉलिटिकल इश्यू ही नहीं था उनके पास। सिर्फ वो आंदोलन करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ दो ही चीज करते थे, तीसरी चीज उन्हें आती ही नहीं थी। तो मैं ये जानता हूं कि वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एनजीओ चला रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर के लिए कुछ अब्द शब्द कहा अमित शाह साहब ने उसमें, तो उसके बाद से दो नारे लगने लगी सदन में कि मोदी चोर है। संजय सिंह बोल रहे मोदी चोर है, मोदी चोर है। क्या सीधा बोल रहे, और इनको तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। अमित शाह के लिए मैंने अपने कानों से सुना ये। तो क्या एक गृह मंत्री के लिए, एक प्रधानमंत्री के लिए, कि अब भी इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये नारे हमारे सदन में हमारे लिए लग रहे हैं, तो जरूर हम कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं। आपने जो ये मुद्दा उठाया है, बात बिल्कुल सही है कि अमित शाह जी ने जो सदन में जो बयान दिया वो बहुत ही आप यूं कह सकते हैं कि दुर्भाग्यजनक है। और बोलते समय अगर आप बाबा साहब के लिए, आप थोड़ा सा लाउड में बताइए हमारे दर्शकों को, बाबा साहब के लिए ऐसा बोलना सही था या गलत? बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति हो, बाबा साहेब हमारे देश के संविधान निर्माता हैं। देश के ये जो इतना बढ़िया संविधान लिखा, उस संविधान की वजह से आज हम सब आप खुल करके बात कर पा रहे हैं। बेशक बेशक। तो वो संविधान को लेकर के कोई भी समझौता हमको नहीं करना है, ये देश की जनता नहीं करने वाली है। बिल्कुल। थोड़ा मुझे लगता है अमित शाह को या तो उनके अंदर व्यग्रता बहुत है, या उनके अंदर आक्रामकता बहुत है, या उनके अंदर समझ कम है, या नफरत बहुत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो ये लगता है कि वो भले अपने आप, मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि अमित शाह जी चाणक्य है। हाँ। मुझे तो बहुत ही सामान्य गली टाइप का कोई, अच्छा, गोदी मीडिया उनको बता देता है कि चाणक्य चाणक्य चाणक्य। कोई चाणक्य नहीं। अगर चाणक्य होते तो आप 240 सीट नहीं आते थे। आप सही बात है। 300 जो आप और इस तरह के नारे आप लगाते हो। तिवारी जी, आप हमारे खुला मंच के मंच पर आए और हमारे संजय मीडिया गिरगांवकर, आपने भी मेरा बेबाकी के साथ साथ दिया है, तो मैं दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो तिवारी जी बैठे हैं, ये कई खूबियों के मालिक हैं।
इन्होंने, ये लेखक भी है, इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जिससे न्यू जेनरेशन को, आने वाली जेनरेशन को बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला। तो मैं चाहूंगा कि तिवारी जी, आप पॉलिटिशियन भी है, आपने पत्रकारिता भी की है, उसके बाद में आप लेखक भी है, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे कि वो किताब क्या है और उसमें मैसेज क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी। मैं सबसे पहले ये किताब संजय बेड़िया साहब को देना चाहता हूँ, जिसका नाम है प्लूटोनियम गंगा। और अब मैं आरिफ भाई आपको भी एक किताब देता हूँ जिसका नाम है प्लूटोनियम गंगा। मैं 1 मिनट में इसकी कहानी बता दूं। जी जी। ये जो किताब है ये एक्शन थ्रिलर है, और इस एक्शन थ्रिलर में मैंने एक घटना ली है 1965 में। CIA और IB, भारत की IB और CIA ने मिल करके हिमालय के पास जो नंदा देवी पर्वत है उत्तराखंड में, वहां पे एक डिवाइस रखा। वो डिवाइस क्या थी? वो कैमरा था, ताकि चाइना क्या कर रहा है वहां पे अपने साइड में, और क्योंकि हम हार चुके थे 62 में, कहना दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि 1962 में हम चाइना से हार गए थे। तो उसके बाद CIA ने ये प्रपोजल दिया कि आप हमारे साथ मिल जाइए, हम एक डिवाइस रखते हैं और चीन की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। तो ऐसा एक डिवाइस लिया जिसमें प्लूटोनियम था, और प्लूटोनियम था 5 किलो। 5 किलो। नागासाकी, जो हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के शहर है, उसमें से जो नागासाकी पे जो एटम बम गिराया गया उसमें 6 किलो प्लूटोनियम था। आप कंपेयर करें, उसमें 6 किलो था और इस डिवाइस में 5 किलो था, मतलब ऑलमोस्ट। क्या बात है। तो कितना डेंजरस था वो डिवाइस वहां रख के गए और वो डिवाइस गायब हो गई। तो मेरा उपन्यास वहां से शुरू होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कि वो डिवाइस जो गायब होगी वो तो सच घटना है। इसमें मोरारजी देसाई ने 1978 में लोकसभा में, पहले तो 78 में वॉशिंगटन पोस्ट में एक पत्रकार ने उसका रहस्योद्घाटन किया कि जो डिवाइस है वो गायब हो गई है। तो यहाँ हो हंगामा हुआ। मोरारजी देसाई उस प्राइम मिनिस्टर थे 1978 में। उन्होंने बयान दिया लोकसभा में कि हाँ ये बात सही है कि हमने CIA के साथ मिलके एक डिवाइस रखी थी, प्लूटोनियम गायब हो गया है, खतरा है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें हुई। ये उसी को लेकर के एक बढ़िया थ्रिलर मैंने लिखा है। तो आप सब जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इसे पढ़ें, और ये कैसे एटॉमिक खतरा इस पूरी दुनिया पे है और वो प्रदूषण से क्या हो सकता है, उस पर किताब है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी गई किताब है, आपको जरूर मजा आएगा। दर्शकों, आप भी ये किताब को पढ़े, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने गांव वालों को, अपने साथियों को ये किताब पढ़ने की आप सलाह दें। और दोस्तों, अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला है, देखिए। तिवारी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा साथ देने के लिए संजय बेड़िया गिरगांवकर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है इस एपिसोड में, और जो सच्चाई हमारे दोनों जानकारों ने दी है, तो इस पर आप कमेंट करें, अपनी राय जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बजाना ना भूलें। बोले तो एकदम झकास। जय हिंद, जय भारत रानी, जय महाराष्ट्र।